हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग ज्ञान। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पे हेल्थ एंड डिजीज़ से रिलेटेड जानकारी आपको देती हूँ और साथ में नर्सिंग कोर्स से रिलेटेड भी सारी टॉपिक लाती हूँ ताकि आपको टॉपिक समझने में आसानी हो और आप इजी लैंग्वेज में टॉपिक समझ के अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जैसा कि आपको पता है मेरे पिछले वीडियो में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मतलब हार्ट अटैक के बारे में बताया था। उसी का पार्ट 2 में आज हम हार्ट अटैक का पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए हम लोग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का पैथोफिजियोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है? जब एक हेल्दी हार्ट का, एक नॉर्मल हार्ट का मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में चेंज हो जाना, वो डिजीज़ हो जाना, उसके प्रोसेस को पूरा जानेंगे। वो कैसे कैसे क्या होता है कि एक हेल्दी हार्ट एक मायोकार्डियल हार्ट में चेंज हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मेनली 3 कॉजेस मैंने लिया है। पहला है एथेरोस्क्लेरोसिस। जब आर्टरी में फैट, लिपिड सबका एक्युमुलेशन ज़्यादा ही हो जाता है तो क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, वहाँ पे बंद हो जाता है आर्टरी। वो ग्रेजुअली होता है, वो धीरे धीरे होता है। दूसरा मेन कारण है आर्ट्रियल स्पाज्म। आर्ट्रियल स्पाज्म क्या होता है कि कुछ मेडिसिन या कुछ ड्रग में ऐसा साइड इफ़ेक्ट होता है कि आपके आर्टरी वो सिकुड़ने लगता है, वो ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, वहाँ पे सिकुड़ के वो बंद कर देता है। ये रिवर्सिबल भी होता है, जिसे मतलब ये क्या होता है कि आप कुछ समय में कुछ समय रह सकता, कुछ समय आपका आर्टरी स्पाज्म हो जाए जिसके वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है। और तीसरा मेन कारण है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस क्या होता है? जब आपका फैट अकुमुलेशन हो जाता है और आरबीसी डब्ल्यूबीसी मिलके एक बॉल जैसा बना लेता है, वो पूरी तरह आपके आर्टरी को ब्लॉक कर देता है 100%, जिसकी वजह से ओक्लूजन होता है। ओक्लूजन क्या है? क्लोजिंग और ब्लॉकेज ऑफ द ब्लड वेसल, वो पूरा ब्लॉकेज कर देता है। इन तीनों में से किसी एक वजह से या तीनों की वजह से क्या होता है? इस्चीमिया होता है। वो क्या होता है? डिक्रीज ब्लड सप्लाई। इस्चीमिया डिक्रीज ब्लड सप्लाई मतलब टिश्यू में, हार्ट टिश्यू में ब्लड सप्लाई वो कम हो जाता है। हाइपोक्सिया होता है, उसकी वजह से हाइपोक्सिया। वो क्या होता है? डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है। इस्चीमिया की वजह से एंड हाइपोक्सिया की वजह से क्या होता है? हार्ट मसल को जितना इनफ ब्लड सप्लाई, जितना ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए उतना नहीं पहुंच पाता है, तो इंक्रीज हो जाता है ऑक्सीजन डिमांड। जब इंक्रीज हो जाता है ऑक्सीजन डिमांड टिश्यू को, तो वहाँ पे पहला एंजाइना पेन आता है, वो पहला हार्ट अटैक होता है। अगर इसे इस जगह पे ट्रीट कर दिया जाए तो आपका जो डिजीज़ है वो बढ़ेगा नहीं, यहाँ पे ही आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन तक यह नहीं पहुँचेगा। लेकिन अगर इसे इस जगह पे ट्रीट नहीं किया जाए तो वहाँ पे क्या होगा? फिर वो थ्रोम्बोलाइसिस हो जाएगा। वहाँ पे फैट मिलके, आरबीसी मिलके वो बहुत हार्ड हो जाएगा, वो ब्लड क्लॉट बना देगा जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा और जो ब्लड सप्लाई है वो ज़ीरो हो जाएगा और हार्ट मसल में एक भी ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसको वजह से हार्ट मसल मर जाते हैं। मरना को नेक्रोसिस बोलते हैं। उस मसल का नेक्रोसिस हो जाता है, डेथ हो जाता है सेल का, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक कॉज करता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की तरफ चलते हैं। क्या क्या जांच किया जाता है जब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आया हो या फिर नहीं भी आया हो, तो क्या क्या टेस्ट किया जाता है? तो पहला होता है क्लिनिकल फीचर। क्या आपके बॉडी में फीचर क्या शो कर रहा है जिसका साइन होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन? पहला पेन जो आपके हाथ में रहेगा, गले में रहेगा, जॉ में रहेगा, ये पेन रेडिएट करता है। चेस्ट पेन से गले, हाथ, जॉ में सब जगह पेन रहेगा। इनडाइजेशन, आपको ऐसा लगेगा कि आपका भोजन डाइजेस्ट नहीं हुआ है, पचा नहीं है, ये भी एक क्लिनिकल फीचर्स है। नेक्स्ट जो डायग्नोस्टिक है, जो जांच किया जाता है वो है सीरम कार्डियक मार्कर। इसमें पहला जांच है
क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज। इसका शॉर्ट फॉर्म है CPK। इसमें क्या देखा जाता है कि जब CPK का लेवल हाई हो जाता है ब्लड में, तो वो शो करता है या तो आपके हार्ट में इंजरी हुआ हो, या स्ट्रेस की वजह से, या हार्ट मसल या ब्रेन मसल में इंजरी होने की वजह से, या CPK लेवल हाई हो जाता है। ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के लिए मेनली यह टेस्ट किया जाता है, जैसे हार्ट अटैक, चेस्ट पेन। इसका नॉर्मल लेवल होता है 10 और 120 माइक्रोग्राम पर लीटर। ये 10 और 120 के बीच में होना चाहिए, ये नॉर्मल है। अगर इससे बढ़ता है तो वो अब नॉर्मल है और आपके हार्ट में कहीं इंजरी है। दूसरा टेस्ट है लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, जिसे LDH बोलते हैं। यह भी एक टाइप का प्रोटीन होता है जिसे एंजाइम भी कहते हैं। यह बॉडी टिश्यू में पाया जाता है, जैसे ब्लड, हार्ट मसल, किडनी, ब्रेन में। जब टिश्यू में कहीं डैमेज होता है तो LDH रिलीज होता है ब्लड स्ट्रीम, मीन्स ब्लड में, खून में। जब LDH का मात्रा बढ़ जाता है ब्लड में, तो इसका क्या संकेत होता है कि आपको कहीं पे इंजरी हुआ है या डैमेज हुआ है हार्ट मसल में। तीसरा कारण है कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन्स। ट्रोपोनिन्स भी एक तरह का प्रोटीन होता है जो स्केलेटन हार्ट मसल में पाया जाता है, और ये रेगुलेट करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसका लेवल भी बढ़ने से क्या होता है, यहाँ कहीं इंजरी हुआ रहता है हार्ट में या फिर स्केलेटन में। तो चलिए नेक्स्ट जांच की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है ECG चेंज, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में चेंज आना। इसमें क्या होता है, ST सेगमेंट एलिवेट रहता है, T वेव इन्वर्शन रहता है, और अपीयरेंस रहता है वाइड डेप्थ Q वेव्स। तीसरा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, जिसे MRI भी कहा जाता है। चौथा है एंजियोग्राफी। वो क्यों किया जाता है, डिटेक्ट करने के लिए, पता करने के लिए कि कितना परसेंटेज ब्लॉकेज हो गया है आर्टरी में, और टाइप क्या है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में डिटेक्ट किया जाता है कार्डियोमेगाली। कार्डियोमेगाली क्या है, साइज, इंक्रीज साइज, मतलब हार्ट का साइज जो रहता है वो नॉर्मल से इंक्रीज हो जाता है। आइए हम लोग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के एक सबसे बड़े चिंता के विषय के बारे में बात करते हैं। आजकल बड़ी संख्या और बार बार होने वाले एक्सरे और CT स्कैन, जिसका अधिक मात्रा हानिकारक किरणें शरीर को नुकसान पहुंचाती है, इस स्कैन को बिना उचित कारण नहीं करवाना चाहिए। आजकल यह स्कैन किसी मेडिकल विशेषज्ञ की सलाह के हेल्थ चेकअप पैकेज में लगातार करवाए जा रहे हैं। हमें से अधिकांश का ध्यान इसके नुकसानदायक पहलुओं की ओर नहीं जाता है। सभी चिकित्सक यह बात जानते हैं कि बिना किसी विशेष कारण के यह स्कैन, खासतौर पर चेस्ट एक्सरे, नहीं करवाने चाहिए, नहीं तो रेडिएशन के कारण कैंसर हो सकता है। कुछ सेंटर तो बिना किसी मेडिकल सलाह के कार्डियक CT स्कैन भी करवा रहे हैं, जिसका कोई भी क्लिनिकल बेनिफिट नहीं होता है, और इसमें कुछ अधिक मात्रा में रेडिएशन होता है। ऐसा भी देखने में आ रहा है कि पीडियाट्रिक वेलनेस चेकअप के नाम पर छोटे छोटे बच्चों का भी किसी कारण चेस्ट एक्सरे कराया जा रहा है। यह सब नहीं करना चाहिए। अधिकांश केसों में महीनों तक चली जांचों और हजारों रुपए की दवा खाने के बाद पता चलता है कि कैंसर नहीं है, पर इतने लंबे समय तक अनेकों डॉक्टर और डायग्नोस्टिक सेंटर के चक्कर काट काट कर और लाखों रुपए गंवाने के बाद उस मध्य वर्गीय के स्वस्थ व्यक्ति की मानसिक हालत क्या हो जाती है, यह तो वो ही जान सकता है जिस पर बीतती है। चूँकि भारत में इस टेस्ट को कराने की और इसके रिजल्ट को इंटरप्रिटेट करने की कोई नॉर्मल गाइडलाइन नहीं है, इसलिए हर डॉक्टर इसे अपने तरीके से समझाकर मरीजों को समझाता है। हम लोग समझते हैं कि जितने ज़्यादा डॉक्टरों के पास जाएंगे उतने ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, जबकि ये सब टेस्ट करवाने के बाद, क्लियर रिपोर्ट आने के बाद भी हर विशेषज्ञ का उस रिपोर्ट के बारे में अपना अलग अलग मत होता है, जिसके कारण मरीज कंफ्यूज रहता है कि किसकी
बात सुने और किसकी बात नहीं सुने। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं आज यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। हार्ट अटैक का मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट जानने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का डेफिनेशन, कॉजेस, ये क्यों होता है, ये सब जानना है तो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट ज़रूर जाकर देखिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।